हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमारा जो आज का जो सेशन है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग उर्फ आम में जीआरई एग्जाम बोलते हैं। तो आज की जो सेशन है उसमें हम उसकी निटी ग्रिटी, उसकी डिटेल्स आज सभी उसमें यही शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड बियरिंग विद अस। हमें से काफ़ी लोग दोस्त होंगे जो मुझे नहीं जानते या हमें नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं हम लोग once again we will introduce ourselves. I'm Mohsin. I am a data science fellow at University of Exeter and the Alan Turing Institute in London. I went on Fulbright scholarship in 2015 to Iowa State University for my PhD in plant pathology and microbiology. तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर यासिर ने। तो जी यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम यासिर नवाज है। करंटली पीएचडी स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर इन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। फुल ब्राइट प्रोग्राम पे मैंने स्टार्ट किया था अपना एमएस 2015 में, और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीएचडी अपनी कंटिन्यू की। और वेलकम एवरीवन। आई इंशाल्लाह इट विल बी अ प्रोडक्टिव सेशन। मोहसिन भाई एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट जीआरई, उसके कौन से पार्ट्स हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो लेट्स गो अहेड मोहसिन भाई। जी, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जीआरई ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज स्पेशली वर्ल्ड वाइड जो हैं इन अमेरिका, तो वो इस एग्जाम को रिक्वायर करती हैं एज अ बेस और एज अ काइंड ऑफ लाइक रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन इन द ग्रेजुएट स्कूल। अब उसमें एमएस और पीएचडी शामिल है। सिमिलरली उनका एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं सैट। सैट जो है वो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं या डिग्रीज हैं उनमें एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम। पार्टिसिपेंट्स में से अगर कुछ लोग मास्टर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी एनटीएस के थ्रू एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती हैं गैट के नाम से। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है, लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक। एक चीज यहाँ पे मैं वाजे करता चलूं कि रिसेंटली कुछ ईयर्स में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने या उसके बहुत से डिपार्टमेंट्स ने जीआरई की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो वेव ऑफ या खत्म करते जा रहे हैं। अब मेरा बेसिकली जो पीएचडी है वो है प्लांट पैथोलॉजी में। तो मैं ट्विटर पे अपने कुछ कोलीग्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। तो उसमें मैं देखता रहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में मैंने ये इम्प्रूवमेंट देखी है कि प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो अमेरिका की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में है, उसमें यूसी डेविस है, कॉर्नेल है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा है, इसी तरह और भी यूनिवर्सिटीज हैं साउथ में या ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट पे। तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया है। यासिर भाई, आप कुछ ऐड करेंगे डीवीएम या वेटमेड के हिसाब से कि अगर इसमें ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट आई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, इधर भी जिस प्रोग्राम में मैं हूँ, जेनेटिक्स एंड जीनोम साइंसेस प्रोग्राम, उन्होंने भी वेव ऑफ करना किया है पिछले साल। और बाकी भी कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किया है। और ख़ास तौर पे कई जो ये तो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसमें तो कम डिपार्टमेंट्स ने अभी तक वेव ऑफ किया, लेकिन जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ने वेव ऑफ करना शुरू कर दिया जीआरई। उनको ये उन्होंने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि जीआरई की वजह से काफ़ी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स नहीं आ सकते। जी तो इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट, बट अगेन रीट्रेट द फैक्ट कि फुल ब्राइट के लिए स्टिल अ रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, वो हमारी अगली स्लाइड थी। लेकिन अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी अभी भी जो रिक्वायरमेंट है वो जीआरई वो एग्जिस्ट करती है। और मेरे ख्याल में उनका ये क्राइटेरिया इसीलिए है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्क्रीन आउट हो जाएं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो फुल ब्राइट की एप्लीकेशन है वो उसका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। तो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यू स्टिल नीड जीआरई। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो मे भी आपको ये मौका मिल जाए, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें आपको ये जो जीआर एग्जाम है ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। अच्छा,
हमारा जो सेशन आज का हेल्ड करने का मकसद है वो यही है कि हम आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करें जीआरई एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो लेट्स गो टुवर्ड्स दैट साइड। जो पहला जो ट्रिक है, जो टिप नंबर 1 है, वो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपको जीआरई के बारे में नहीं पता एंड इट्स योर फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि जीआरई का पर्पस क्या है। जीआरई का जो मकसद है वो ये एनालाइज करना है कि आपकी क्वांटिटेटिव और वर्बल एबिलिटीज विच आर नीडेड इन द ग्रेजुएट स्कूल, ऐसी सलाहियत या ऐसे स्किल्स जिनकी आपको जरूरत होती है ग्रेजुएट स्कूल में, उसको ये असेस करता है। उसमें क्वांटिटेटिव भी है, एनालिटिकल स्किल्स भी हैं, फिर उसमें वर्बल स्किल्स भी हैं। आपने चूंकि वहां पे जाना है, एक रिसर्च करनी है, उस रिसर्च को फिर उसको कम्युनिकेट करना है, उस रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन होगा उसका एनालिसिस करना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि सर वी आर फ्रॉम प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड बट देयर इज अ बिग पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव्स। तो उसका मकसद क्या है? तो उसका मकसद यही है कि वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ जो डिग्रीज हैं या एजुकेशन है वो रिसर्च बेस है, और रिसर्च के लिए आपको ये स्किल्स जिसमें क्वांटिटेटिव जो है वो सरे फहरिस्त हैं, ये चाहिए होते हैं। तो और जीआरई जो है ये कोई इतने एडवांस जो लेवल के जो स्किल्स है ये आपके असेस नहीं करता, तो इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। यासर भाई, डू यू हैव एनीथिंग टू से? नहीं, आई थिंक अच्छा समराइज किया आपने, इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके। दूसरी चीज, अब पहले आपने पता कर लिया कि इस एग्जाम का पर्पस क्या है। दूसरी जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि इस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, जीआरई एग्जाम के 3 मेजर पोर्शंस हैं। उसमें पहला वर्बल रीजनिंग है, दूसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और तीसरा जो है वो एनालिटिकल राइटिंग है। वर्बल रीजनिंग जिसे आप उर्फ आम में इंग्लिश का सेक्शन कह लें, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इसको आप मैथमेटिक्स कह लें, और एनालिटिकल राइटिंग जिसमें आपने राइटिंग अपने एसेस हैं वो राइटअप करने होते हैं, और ये टाइपिंग होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जीआरई का स्कोर उसके ऊपर बात करेंगे। जीआरई एग्जाम का जो टोटल स्कोर है वो है 340। अब चूंकि इसके 2 हिस्से हैं, क्वांटिटेटिव और वर्बल, तो हर सेक्शन के जो स्कोर है वो है 170 एंड 170 ईच। अब इनको इकट्ठा करें तो ये 340 बन जाता है। लेकिन आपको जो एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि इसका स्कोर जो है वो ये स्कोरिंग होती कैसे है। तो ये आप स्लाइड एक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो अपर पोर्शन है उसमें जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं फ्रॉम 130 टू 170, लेकिन जो बॉटम में जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 40। अब मिसाल के तौर पर मैं जीआरई का एग्जाम देने गया हूं, और मैंने चूंकि तैयारी नहीं की हुई और मैं एक अटेम्प्ट करता हूं, और मेरे कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैं ठीक नहीं कर पाता किसी भी सेक्शन में, तो मेरा जो स्कोर होगा ईच सेक्शन में वो 130 होगा, तो ये 260 बन जाएगा। तो इसलिए अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पर मेरा सर एक सेक्शन में 135 है और एक में 136 है, इसका मतलब है कि उसने उस सेक्शन में 5 क्वेश्चन और दूसरे में 6 क्वेश्चन जो है वो ठीक अटेम्प्ट किए हैं। अब अगर एक स्टूडेंट जो है वो हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन ठीक करेगा, तो उसका ईच सेक्शन में जो स्कोरिंग होगी वो 150 आ जाएगी। तो दैट्स ये उसकी निटी ग्रिटी है, तो ये उसका क्राइटेरिया है। थोड़ा सा स्टार्ट में हार्ड होता है इसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड तो आई थिंक ये आपके लिए बेटर होगा। तो अब आपको देखना है क्या आपको किस साइड पे रहना है, यू वांट टू नियर लाइक 130 और वांट टू गो अप। तो इसमें मोहसिन जी भाई यासर एक भाई। चीज मैं भी ये ऐड करना चाहूंगा श्योर। कि जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक कि आपका जो स्कोर होता है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ डिफिकल्टी लेवल किसी का ज्यादा है, किसी का डिफिकल्टी लेवल कम है। और हम्म। अगर आपने आसान आसान सवाल ठीक कर दिए हैं और मुश्किल वाले गलत कर दिए हैं, तो उन आसान क्वेश्चन की ग्रेडिंग कम होगी और डिफिकल्ट वालों की ज्यादा होगी। नहीं, मेरे ख्याल में ये तरीकाकार था पहले वाले एग्जाम में, इस 340 वाले से पहले, जिसमें वो महल 1500 स्कोर होता था। लेकिन मुझे इसको चेक करना पड़ेगा हमें कि अभी भी ऐसा होता है या नहीं होता। अच्छा, तो इसमें यानी ये डायरेक्ट है कि अगर आपका 20 डायरेक्ट है है तो इसमें। इट मींस के इसमें डायरेक्ट है। 130 है। वो जो डिफिकल्टी लेवल वाला था ना वो तो ऐसा था पहले वाले, इस ये 2011 में इम्प्रूव, ये थोड़ा सा
उन्होंने चेंज किया था पैटर्न। उसमें ये था कि वो स्टार्ट आसानी से करता था, अगर आपने पहला क्वेश्चन आसान किया है तो अगला थोड़ा सा टफ आएगा, फिर अगला थोड़ा सा टफ टफ टफ, और जहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होना शुरू होंगे, वहां से फिर वो स्लो आसान आसान होना शुरू हो जाता है। तो ये उनका ये था, लेकिन अभी इसमें इन्होंने वो सारा उसको लेवल कर दिया हुआ है। चले, ये तो बहुत अच्छा। बिल्कुल। अब ये मुझे एक बड़ी अच्छी मगूश की तरफ से मुझे एक इमेज नजर आई, तो मैंने कहा लेट्स ऐड इट। अब देखें कि जो डिफरेंट जो जनरल प्रोग्राम्स हैं अमेरिका में, अब उनकी रिक्वायरमेंट उन्होंने एवरेज उसको मतलब इसी स्केल पे रख के किया हुआ है। तो पार्टिसिपेंट्स आप के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी है, वो ये है कि आप हमें चैट में बताएं कि आप इन मेजर्स को देखते हुए, मेजर जो फील्ड्स हैं, कि आप किस मेजर फील्ड ऑफ स्टडी से बिलोंग करते हैं। सो देन वी विल सी कि हर एक जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है अमेरिका में। वैसे इट्स इंटरेस्टिंग कि इंजीनियरिंग जो है वो जस्ट नियर टू लाइक 150 है। I was expecting it, they will be like demanding more score for engineering, and social sciences they are way higher than the other fields. नहीं, आई एम नॉट सरप्राइज। इंजीनियरिंग एक्चुअली कई मीम्स भी बनी होती है ना, इंजीनियरिंग लोग कहते हैं इनको इंटरपर्सनल स्किल्स कम होती है इंजीनियरिंग की। उन्हें पता होता है कि बस कंप्यूटर को कैसे चलाना है या बाकी मशीन्स को कैसे। Without like offense, तो वैसे इसलिए शायद engineering ये यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हो रहा है कि वर्बल स्किल्स कम, लेकिन इंजीनियरिंग में अगर आप देखें क्वांटिटेटिव स्कोर तो वो सीधा 160 से ऊपर है, हम्म, विच मेक सेंस क्योंकि उनकी सारी ट्रेनिंग क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हुई होती है। बिल्कुल। तो ये मतलब कि क्वांटिटेटिव जो हाईएस्ट है वो फिजिकल साइंसेस में है और इंजीनियरिंग में, देन बिजनेस, हाँ बिजनेस में मतलब कि ये काफी इसकी स्कोरिंग रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करें तो ऑल मतलब कि फील्ड जो है ना उनका जो डिमांड है वो रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब कि 300 से ज्यादा है, बिकॉज इट्स लाइक क्रॉसिंग द 150 लाइन। तो अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको 150 जो है वो आप टच करेंगे। तो मोस्टली हमारे जो ऑडियंस है यासर भाई, वो तो आपके फील्ड से हैं वेट साइंसेस से, तो वेट जी मैं साइंसेस आई थिंक लाइफ साइंसेस में जी फॉल करता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लाइफ साइंसेज में आ गया। आपकी भी फील्ड इसी में ही आएगी ना, हाँ जी, मेरा भी वेटनरी में। इसी में आता है लाइफ साइंसेस। तो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है लाइफ साइंस। मेंशन नहीं, लेकिन आगे एक स्लाइड है हमारे पास। तो लाइफ हम्म, साइंसेस जो है वो देखिए अब वो 151 151, ये किसी और मतलब वेबसाइट से मैंने लिया था, लेकिन उनके पास कुछ सर्वे बेस्ड है स्कोरिंग। तो social sciences, लेकिन once again all of the fields they are requiring like more than 300 score. So dear participants, if you are planning to take this exam, do prepare well. और अभी हमने आपको एक आइडिया दे दिया है, लेकिन अगर हम फुल ब्राइट की बात करें यहाँ पे, तो फुल ब्राइट की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो बहुत ही कम है। वो आई थिंक वर्बल एक सेक्शन में 138 है और एक सेक्शन में 136 है, जो कि ऐसा ही है कि आपने एक सेक्शन में 6 आंसर ठीक करने हैं और एक में 8। लेकिन वो उतना स्कोर लेने के बाद आप फुल ब्राइट के लिए तो एप्लीकेशन के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ये फिर काफी ट्रिकी और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जो है दे कैन गेट सिलेक्टेड ऑन फुल ब्राइट, लेकिन आगे उनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ऑलवेज एम हाई और ट्राई टू गेट लाइक अ गुड स्कोर, ताकि अगर आपका गुड स्कोर आ जाएगा तो उसमें कल को आप डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं विदाउट फुल ब्राइट, तो आपका फिर जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो अच्छा होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी। एनालिटिकल राइटिंग, ये बैंड सिस्टम है और ये वेरी रेंज करता है फ्रॉम 0 to 6। 0 1 स्कोरेबल, मे बी आई थिंक इफ यू जस्ट हैवंट लाइक राइट एनीथिंग, और 6 जो है कि आपने बहुत अच्छा ऐसे जो है उसको लिखा है। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो ये आपको टाइप करना पड़ता है, और ज्यादातर जो मार्क्स हैं बच्चों के जो डिडक्ट होते हैं वो यही कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पेलिंग्स उनके करेक्ट नहीं होते। और उसकी मेन जो रीजन है वो यही, जब ये बच्चे चैट करते हैं तो उसमें वो एक टूटी फूटी इंग्लिश और उनकी अपनी एक वोकेबलरी होती है। यस भाई, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि मुझे अक्सर बच्चे जो है वो मैसेज करते हैं, वो उनके वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते, मुझे उनसे क्लियरली पूछना पड़ता है कि व्हाट आर यू राइटिंग लाइक हियर। तो ऐसी वो उनकी अपनी एक शॉर्ट हैंड जो है वो लैंग्वेज है बच्चों की, पाकिस्तान में स्पेशली।
तो मेरी हमेशा से बल्कि मैं पहले भी गाइड करता रहता हूँ बच्चों को कि उस लैंग्वेज या उस वो जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है उसको अवॉइड करें। और अगर आप एक दूसरे से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो ट्राई टू यूज करेक्ट स्पेलिंग्स और करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ पे ये अमेरिका में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो राइटिंग की स्किल है बहुत कम होती जा रही है। हालांकि इंग्लिश स्पीकिंग लोग होते हैं, हाँ नहीं, बचपन राइटिंग से जो है वो तो राइटिंग इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल देन कंप्लीट डिफरेंट स्पीकिंग। स्किल है। तो इसलिए डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट के अंदर राइटिंग का अलग पोर्शन होता है। स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स यहाँ पर अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये आप जो कह रहे हैं शॉर्ट हैंड राइटिंग चैटिंग का जो कल्चर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी इन चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। पाकिस्तान में भी यही सारे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। राइटिंग की स्किल्स, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी है, अगर आप एक अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से भी हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो राइटिंग है इसके बारे में पढ़ें कि अच्छा लिखते कैसे हैं, और तब भी आपका अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप सिर्फ अपनी ऐसी स्किल्स जो आपने मसलन स्कूल से सीखी हैं, कॉलेज से सीखी हैं, बगैर आप राइटिंग की तैयारी के अगर आप चले जाएंगे तो मुश्किल होगी आपके लिए। सही बात। तो ये इसके कुछ उनके अपने क्राइटेरियाज हैं और इसको आप देख लें। और ये आपकी जो आगे हम वेबसाइट शेयर करेंगे वहां से मतलब कि आपको डिटेल में ये चीजें भी मिल जाएंगी। और इसमें कोशिश तो करें कि लेकिन ये 3 कि ये से थोड़ा सा ऊपर हो हार्ड सेक्शन होता है। कोर्स। 3 से ऊपर, हम हाँ बिल्कुल। जी, 3 से ऊपर करना चाहिए इसमें फुल ब्राइट में सिलेक्शन के लिए। एटलीस्ट आपका जो है 4 या 3.5 इस तरह आपका लाजमी है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। पहला सेक्शन जिसको हम डील कर रहे हैं वो है वर्बल रीजनिंग। अच्छा, वर्बल रीजनिंग जो सेक्शन है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि आपके उन स्किल्स जो इंग्लिश के मुतालिक हैं या वर्बल के मुतालिक जो आपके स्किल्स हैं, कि अगर आप को एक पैराग्राफ दिया जाए या अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बीच में कि अगर उनसे कुछ वर्ड्स को जो है वो मिस कर दिया जाए, तो वुड यू बी एबल टू एनालाइज एंड ड्रॉ द इंफॉर्मेशन? और अगर आपको वो वर्ड्स जो हैं वो फिल करना पड़ जाए वहां पे इन प्लेस ऑफ समथिंग एल्स या मिसिंग प्लेसेस, तो उसके जो सियाको सबाक को पढ़ते हुए आप इस काबिल हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन जो है फर्दर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। इस सेशन में आगे हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो बेसिक ये आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट एंगल से जो इसका वर्बल सेक्शन है ये आपको इवेल्युएट करेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी है तो डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई। और अगर आप पढ़ते रहते हैं, रीडिंग हैबिट है आपके अंदर बुक्स पढ़ने की, नॉवेल्स पढ़ने की, तो डेफिनेटली लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी हम यासर भाई से पूछेंगे, तो स्टार्टिंग में हमारे लिए तो बहुत टफ था। इवन के जो समटाइम तैयारी के दौरान कुछ ऐसे पैराग्राफ्स या कुछ ऐसे पैसेजेस आते थे जो मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई फील्ड उनका आ गया, लेकिन मैं आई वाज अनएबल टू इवन लाइक हिट एनी सिंगल क्वेश्चन। तो उसमें यही था कि तो इनकी इंग्लिश उसमें वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा उसका ड्रॉप कैवियाट्स हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसको इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है और ये यहाँ पे क्या एवेल्यूट करना चाह रहा है, तो यू वुड बी एबल टू हैंडल एक्चुअली दिस सेक्शन। यासर भाई। जी बिल्कुल, जीआरई डिफ़िकल्टी ख़ासतौर पर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ये जो वर्बल सेक्शन है बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और ये सिर्फ़ हमें ही मुश्किल नहीं लगता, इधर मैंने देखे हैं जो अमेरिकन स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं, पीएचडी, एमएस की, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। उसकी वजह ये है कि जीआरई जनरली अगर मुझसे पूछें, अब आम तौर पे इधर लोग भी ये सब ये कहते हैं कि कोई अच्छा टेस्ट नहीं है, बट इट्स द ओनली टेस्ट आउट देयर जो कि स्क्रीन करता है ग्रेजुएट एप्लीकेशन के लिए। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स और वोकैबुलरी जो इनमें यूज़ की होती है अक्सर जगहों पे, वो कॉमनली यूज़ नहीं होती। ना साइंस में इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, इनने ऐसे वर्ड्स चूज़ किए होते हैं जैसे जानबूझ के डिक्शनरी में से मुश्किल लफ्ज़ निकाले हों। हम्म। तो इवन इधर अमेरिकन लोग भी स्ट्रगल करते हैं और हम लोग भी स्ट्रगल करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सक्सेस की एक ही वो कहते हैं ना चाबी है, वो ये कि कंसिस्टेंसी, अगर आप लगे रहें, तैयारी करते रहें, तो इंशाल्लाह यू विल डू इट। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे
जो क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो 3 बेसिकली मेजर सेक्शंस होते हैं इसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें डिफरेंट पैसेजेस होते हैं, और पैसेजेस भी एक लंबे लंबे सबक की शक्ल में होते हैं, लेसन की शक्ल में। टेक्स्ट कंप्लीशन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, और मिसाल के तौर पर अगर 1 या 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो हर एक के लिए जो है वो सेपरेट ऑप्शंस होंगी। इस तरह सेंटेंस इक्विवेलेंस हैं कि अगर एक ब्लैंक है लेकिन उसमें जो ऑप्शंस हैं आपको उसमें 2 जो ऑप्शंस हैं उसको चूज करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। तो व्यूअर्स, दिस इज अ एग्जांपल, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू रीड इट। और ये मतलब कि जो टेक्स्ट कंप्लीशन है उसकी एग्जांपल है, तो इसको आप पढ़ें और फिर अपने अपने आंसर्स जो हैं वो हमें बताएं चैट में। तो लेट्स सी कि हु विल हिट द बुल्स आई। आंसर देते हुए 1 और फिर आगे वर्ड लिखे हो, फिर 2 डॉट दूसरा, ताकि हमें पता चले पहली ब्लैंक में कौन सा डाल रहे हैं और दूसरे में कौन सा। हाँ चलो ठीक है, मैं आपके साथ ही बल्कि ये करता हूँ इसको। सो वेन एंड प्रोन टू वायलेंस, जब वायलेंस की बात हो रही है, कर you could not handle success the more his, हाँ मतलब यहाँ पे एक वर्ड जो है ना वो आ गया है सक्सेस का, तो कुछ ऐसी चीज जो सक्सेस से रिलेटेड है। the more his dash as an artist increased, तो being an artist उसकी क्या चीज improve हुई, तो the more dash his life became। और अगर जब आप सक्सेसफुल हो जाएं और बहुत ज्यादा बिजी हो जाएं, the more his life क्या बन जाती है फिर। अभी वैसे इतने मुझे 10 साल हो गए जीआरई किए हुए, लेकिन ये कि अब रीडिंग के साथ साथ काफी इंप्रूवमेंट है। नाउ आई कैन हिट एक्चुअली सम गेसेस। तो आई थिंक आंसर्स आना शुरू हुए हैं। लेट्स सी। एमिनेंस, प्रोविडेंशियल, टेम्परेंस, क्या ये टेम्परेंस ही है, नोटोरिटी, ओके। चलें मूव करते हैं। अच्छा ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस के साथ तो वाकई एमिनेंस ही आएगा, और प्रोविडेंशियल ये नहीं है, टुमल्चुअस आई गेस। हाँ जी, वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि सक्सेस जैसे बढ़ती गई उतनी लाइफ उसकी मुश्किल होती गई। मुश्किल होती जाती है, तो तो ये है टुमल्चुअस। तो मैंने उसमें हिंट भी दे दिया था कि उसमें भी क्या क्या चीजें हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सेंटेंस इक्विवेलेंस का, कि आपके पास जो ब्लैंक है, जो फिल इन वो एक है, और लेकिन आपने जो वर्ड चूज करने हैं वो आपके पास जो है वो 2 होंगे। तो once again, just like choose options, or like you can use the full spellings or full words actually। इसमें 2 वर्ड्स चूज करने हैं दो या दो एक वर्ड चूज करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस इक्विवेलेंस का है ना, तो मैं ये बता देता हूँ कि चूज 2 वर्ड्स हियर। अच्छा, यानी 2 ऐसे वर्ड चूज करने के सेंटेंस का मतलब एक ही निकले। बस एक ही रहे, ऑल तो तो सिनोनिम्स, दो सिनोनिम्स हमने चूज करने हैं बेसिकली। बिल्कुल। it does not it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as। अच्छा ऑल्थो के उसमें कुछ जो पायोनियरिंग और स्टार्टिंग, मतलब कि जब उसने न्यू आइडियाज थे, द वर्ड वन वुड हार्डली कैरेक्टराइज द वर्क एज। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, अलीशा ने एक सही बता दिया, आई थिंक इनोवेटिव। हाँ एक चीज और है, मतलब कि उसने कहा था कि पायोनियरिंग का देखें, पायोनियरिंग का क्या है वर्ड। हाँ सही है, रफीउल्लाह ने सही बताया, ओरिजिनल। तो ये इस तरह आपको ना ब्रेक डाउन करके, अभी हमारा तो एक्सपीरियंस काफी हो गया है, तो इसलिए हम उसको ओरिजिनल कर सकते हैं, मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से। लेकिन ये कि दीज आर सम ऑफ द स्किल्स एक्चुअली। तो लेट्स सी, बिल्कुल सी एंड एफ, ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, दीज आर एक्चुअली द करेक्ट आंसर्स। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वांटिटेटिव नाउ। क्वांटिटेटिव जो मैथ सेक्शन है, सिमिलरली लाइक जो वर्बल जो है वो आपके वर्बल स्किल्स को इवेल्युएट करता है,
तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है इसका मकसद होता है कि आप इवेल्यूएट करना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड जो आपकी स्किल्स हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, उनको इवेल्यूएट करना। और अगर आपको कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी जाए तो यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, बिकॉज मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता, देयर आर डिफरेंट वेज टू टच एन एलिफेंट। तो इसमें एक चीज सॉरी हमें ऐड करना भूल गए कि जो वर्बल रीजनिंग में था जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, जो हम तकरीबन हर टेस्ट जो भी देते हैं पहले अपने एकेडमिक करियर में, उसमें एक रीडिंग एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज में से आपने क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो उसकी एग्जांपल हमने तो शो नहीं की, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स में उसको शो किया था कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन के पार्ट भी आते हैं। बट इन इन एग्जांपल्स को सिर्फ शो करने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल किस तरह का होता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, अपने आपने भी जो भी बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है और उससे पहले अगर आपकी साउंड एजुकेशन है, तो ज़्यादातर आप इस तरह ही होता है कि एक आधा ऑप्शन आपको लग रहा होता है कि हाँ ये सही होगा शायद, या दूसरा वाला सही होगा, या अगर दो ऑप्शन है उनमें से एक आपको आता होगा दूसरा नहीं आता होगा। तो अगर आप तैयारी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर इस सेक्शन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए तैयारी को हाईलाइट करने के लिए, इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये अच्छी एग्जांपल्स थी कि आपको पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल। और ये आपने अच्छा बल्कि पॉइंट ऐड किया। मैंने क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रिहेंशन का सिर्फ गिविंग द लाइक टाइम कंस्ट्रेंट इसलिए मैंने ऐड नहीं किया उसको, तो दैट वाज द रीजन। क्वांटिटेटिव तो मैं यही बता कि हाउ यू कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सिंपल बेसिक जो अरिथमेटिक है हमारा, मीन मीडियन मॉड, एवरेजेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं, जियोमेट्री है और डेटा एनालिसिस है। और मैथ जो है मैंने अभी तक जो चेक किया है, बल्कि अब मैंने अगर उसमें को पढ़ूं तो मुझे वो मैथ हाई स्कूल से ज्यादा जो है वो नहीं लगता, क्योंकि जब अब अगर हम हाई स्कूल के मैथ से अबव जाएं तो उसमें फिर इंटीग्रेशन, डेरिवेशंस, फंक्शंस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो मैथ जीआरई का होता है ये बिलो 10th स्टैंडर्ड से नीचे ही रहेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन लेकिन टाइप, इसमें मोहसिन जी भाई जी, जो प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस है ना, हाँ जी, मेरे ख्याल से वो शायद 10th या उससे कम के ना हो, वो थोड़े मुश्किल ही होते हैं। क्या ख्याल है आपका? प्रोबेबिलिटी का ऐसा कोई फंक्शनल में क्वेश्चन नहीं होता। हाँ उसमें जैसे वो परसेंटेज के, बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाले भी होते हैं, उसमें आपने डिफरेंट के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और आउटकम को आपने देखना होता है, होते नहीं हाँ उसमें? शायद, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन ये कि अच्छा, मैंने अगर वो हुए भी तो मेरे ख्याल वो इतने एडवांस नहीं होंगे। और हाँ दूसरी इतने चीज, एडवांस नहीं है। हाँ जी। हाँ दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सबसे आसान चीज है जीआरई में वो ये है कि इसमें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन है, चाहे वो वर्बल है क्वांटिटेटिव है, उसमें 4 आंसर दिए होते हैं। आपकी अगर सिक्स सेंस जो है वो ज्यादा अच्छी है तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे आसानी से। क्योंकि इसमें हम ट्रिक्स की बात करेंगे तो लेट्स कीप इट इन दी मतलब लेटर सेक्शंस, क्योंकि उसकी एक स्लाइड है मेरे पास। तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चंस होंगे इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरह मतलब न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चंस है, लेकिन वो बहुत कम होंगे, वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन मोस्टली मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी आपके पास जो है वो ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप उनको बैक ट्रैक भी कर सकते हैं। यस भाई, मैं यहाँ बताऊंगा कि मैंने तैयारी तो क्वांटिटेटिव के, मेरे स्कोर भी इसमें ठीक ठाक है। लेकिन अगर मुझे कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती थी, आंसर का और लगता था ना, तो मैं क्वेश्चन जो 4 ऑप्शंस दिए गए होते थे मैं उनको बैक ट्रेस कर लेता था बेसिक जो गिवन इंफॉर्मेशन में। तो वो भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आप इसको मतलब कि एक अच्छा हिंट लें, अगर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए और आपको उनमें से किसी से आप एक बैक ट्रैक उसको कर सकते हैं, तो ये आपको जी, एक अच्छा जो है वो मिल उसमें सकता है। एलिमिनेशन का रूल होता है ना कि आप एलिमिनेट हम्म, करते जाएं, 4 ऑप्शन में से देखें कि अच्छा ये हो सकता है कि नहीं, अगर नहीं हो सकता तो इसको साइड पे कर दो, पीछे जो 3 रह गए उनको देखें। तो आई थिंक रिसेंट जो पिछले कुछ सालों से अब तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज पे होना शुरू हो गए हैं, तो हम्म, बच्चों को एमसीक्यूज वाले ट्रिक्स काफी शायद वो इससे फेमिलियर होंगे। बिल्कुल, तो दैट विल बी गुड।
अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल थी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चन, तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। तो ये दो मिसाल के तौर पर क्वांटिटीज दी गई हैं, तो अब आपने उनके जो चार आंसर नीचे दिए गए हैं कि इनमें से क्वांटिटी ए बड़ी है या क्वांटिटी बी बड़ी है, या दोनों बराबर हैं, या मतलब कि वी कैन नॉट डिटरमिन दिस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो गाइस इसमें देखें आप कि अब आपने इसमें करना क्या है, वो यही है कि अगर x है तो x की जो है वो कोई भी वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करें उसको। तो देखें अगर 1 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो +1 है तो वो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 2x में 2 इंटू 1 है और फिर -1 तो वो तो फिर 1 ही रहेगा। तो गोइंग टू बी लाइक क्वांटिटी a जो है दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बिग वन। तो ये देखने में शायद एक मरतबा बंदे को हिला के रख दे, लेकिन ये कि विद, और मेरे ख्याल में जब आप इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो इसके इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे उनके लिए। इसी तरह एक ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में अभी हम छोड़ते हैं, हम ये इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा सा गिवन इंफॉर्मेशन है, तो जी स्टूडेंट्स न्यू क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो है परसेंट चेंज इन मंथली वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। ये डेटा, अब ये डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें डिफरेंट बिजनेसेस दिए गए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में उनकी परसेंट चेंज बताई गई है कि फ्रॉम अप्रैल टू मई एंड फ्रॉम मई टू जून। अब आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे ले क्या रहा है। अब इसमें बिजनेस उसने के आइडेंटिफाई कर दिया तो आपने फौरन जाना है के में। के की दो वैल्यूज हैं अब यहाँ पे। अब के वाज 330,000 इन अप्रैल, व्हाट वाज द इंटरवल इन्वेंटरी वैल्यू बिजनेस के इन जून। तो जून में जो है वो है 12%, और ये बढ़ा है। -5 में के में जून में -5 है। आप 12 नीचे वाले का देख रहे हैं, आप हाँ एंड का सॉरी, देख वो मेरे वो रहे उसमें वो काफी सारी ऑप्शन है ना स्क्रीन पे, तो मुझे हाथ स्क्रीन हैं। बहुत कम नजर आ रही है। अच्छा तो ठीक है, तो इसमें सिंपली आपने करना क्या है, इसमें 0.12 इंटू 30,000, नहीं, आपने फिर 1 2 कर दिए, -5 सॉरी को देखना है ना हमने, माय के बैड। इज -5। स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे कि सर बंदा जो है वो माइनस उस पे नहीं, वो 12 पे ही आना क्या। ढेर सारी चीजें हो जाए तो फिर इसलिए। हाँ, तो वो उसमें आपने जो उसका है 15% जो है वो उड़ा देना है। तो बस उसमें आप देख लें इसके ऑप्शन क्या हैं। बच्चों ने ऑप्शन मेरे ख्याल में -5 सर, ठीक है, आई गेस इज द आंसर। इसमें लेकिन देखे ना कि उन्होंने 30,000 बताया अप्रैल में, ठीक है, तो अप्रैल में वो फिर 5% बढ़ के मई तक चला गया, और फिर मई से 5% कम हो गया, तो फिर जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो वहीं पे रहेगी। 30,000 प्लस 5% और फिर तो आपने जो -5%। पहले करना है ना वो आपने 5% उसका सॉरी निकालना है। हाँ जी, 5% ऑफ 30,000 जो है वो कितना है। हाँ जी, 5/100 टाइम 30,000 हो जाएगा, तो वो हम्म हो तो वो जाएगा निकला, क्योंकि इसमें मेरे पास 3 मैंने इसका मेरे ख्याल में आंसर नहीं रखे हुए, तो 1,500 हो गए। आई एम जस्ट मतलब के सी इज करेक्ट आंसर 30,000 नहीं, जी सी सही, मुझे भी सही सी लगता है, क्योंकि अगर मसलन जितना भी 5/100 टाइम 30,000 करें 1,500 बनता है, लेकिन वो हम्म 1,500 अप्रैल से मई में 1,500 बढ़ा, और फिर मई से जून तक वो 1,500 कम हो गया, तो वापस जहाँ पे था वहीं पे चला गया, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो उसका 0 है ना, ना बढ़ा ना कम। हाँ मतलब थोड़ा सा इसको बस मेंटली आपने थोड़ा सा एक्टिव होके विजिलेंट होके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। हाँ जी, तो सिमिलरली एक ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको भी आप देखें, टाइम है अभी थोड़ा सा हमारे पास।
वर्क फोर्स ऑफ ए कंट्री दिया गया है, और उसमें फिर दोनों साइड्स पे उसके दो ग्राफ्स हैं। लेकिन आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल आर इन द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ये है प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर 15%। तो अब टोटल जो वर्क फोर्स है वो है 140 मिलियन। तो 15% ऑफ 140.15 को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें 140 से, तो जो उसका आंसर होगा वो आपका मिलियन में है। हाँ जी, ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ कैलकुलेटर निकाल के। ये मैथमेटिक्स वालों के जो ना वो मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं रखे हुए, आंसर सॉरी। 0.15 टाइम्स हो जाएगा 140 140, 21 आ गया। 21 है ई। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आया ही नहीं? जी सही है, यही है ई। नहीं, मैंने कहा बच्चों की तरफ से आया ही नहीं आंसर। हाँ हाँ हाँ, उनकी तरफ से नहीं। अच्छा, इसमें अब आप देखें ना, इधर जो हमारा मैसेज है, एक ये भी बनता है कि यहाँ पे टाइम, आपको पता है कि जीआरई में टाइम लिमिटेड है, ठीक है। अब उन्होंने इंफॉर्मेशन एक ग्राफ में दी हुई है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन साथ में एक और ग्राफ भी दिया हुआ है पूरा, ये जो दूसरा है बार ग्राफ, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है बेसिकली, कि अब आप जब जैसे आप देखेंगे सवाल एक तो डर जाएंगे, वो ये तो ढेर सारा डाटा है, आप काफी टाइम पहले सर्कल को पढ़ते रहेंगे, फिर उधर पढ़ते रहेंगे। उससे बेहतर है कि आप पहले आप सिंपल देख लें कि वो पूछ रहा क्या है, जो वो हाँ, पूछ क्वेश्चन रहे हैं देख उसके लें। मुताबिक, हाँ जी, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन देख लें। क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ मेनी पीपल आर इन द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो आप बाकी कोई सेक्टर को देखें ही नहीं, आप सिर्फ जाएं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन पे सेक्टर वाला देखें, वो हाँ 15% है। और फिर आप देख लें कि जी टोटल उसकी वर्कफोर्स कितनी है, वो भी लिखी हुई है 140 मिलियन ऊपर ही। तो आपको बाकी इंफॉर्मेशन को देखने की, समझने की तो खास जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मोहम्मद तो इब्राहिम दिस इज का वन नीचे ऑफ द ट्रिक्स। कमेंट है कि कैलकुलेटर नहीं था भाई। अच्छा इब्राहिम, बात ये है कि वहां पे ना कंप्यूटर पे जो टेस्ट होगा तो उसमें कैलकुलेटर एक सिंपल आपको अवेलेबल होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके अलावा अलीशा ने मैसेज किया होगा कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स यस, वंस यू विल डू सम प्रैक्टिस यू विल बी गुड एट दैट। तो जी यासर भाई, सॉरी टू इंटरप्टिंग यू। जी बस मैं यही मैसेज दे रहा था कि टाइम को बचाने के लिए सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालें क्वेश्चन की और उसको हल करें, क्योंकि आ, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते कि क्वेश्चन आपने सारे अटेम्प्ट नहीं किए और टाइम खत्म हो गया। अब इसमें देख लें कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इन्फॉर्मेशन को ऐसा था नहीं, लेकिन देखने में लगता है कि शायद कितना टफ क्वेश्चन होगा। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो अब हमारी, मतलब यासर भाई हैं जिस पॉइंट पे मैं बैठा हूं, तो हमारी तो ये बेसिक डेली का काम है, ग्राफ्स को देखना, उनको पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करना। तो अगर आप में से कुछ लोग जिस तरह वो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में आजकल हैं, तो उनको, उनके लिए भी ये काफी आसान होगा परसेंटेज इस तरह ड्राइव करना। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन विद प्रैक्टिस यू विल बी गुड एट इट। जी ये तो हाई स्कूल का क्वेश्चन है ना, कि हाँ जी बिल्कुल, 15% ऑफ समथिंग कितना है, तो वो समथिंग, बिल्कुल 15/100 टाइम्स आपने 140 करना। बिल्कुल। फिर एनालिटिकल राइटिंग है। इसका मकसद भी इवेल्यूएट करना है कि आपके क्रिटिकल और एनालिटिकल जो स्किल्स हैं राइटिंग में वो कैसे हैं। आपको एक अगर सेंटेंस या आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाए, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन बताई जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इसको क्रिटिकली इवेल्यूएट करें, तो आप कैसे करते हैं। एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, और फिर आपके जो आइडियाज हैं जो आपने क्रिटिक किया है उसको आप कैसे लिखते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स में। तो ये एट ए टाइम जो है वो आपके राइटिंग स्किल्स, आपके क्रिटिकल जो राइटिंग स्किल्स हैं, आपके स्टोरी राइटिंग काइंड ऑफ स्किल्स, वो उसको एवेल्यूएट कर रहा होता है। और जो गिवन इंफॉर्मेशन है आप उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, उसको क्रिटिक करते हैं, और कैसे अपने जो क्रिटिक जो मैसेज है उसको कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब जो तीसरा उसमें जो हमारा टिप था वो ये है कि आपने जो सबसे पहले, अब आपको इसका पर्पस पता चल गया कि एग्जाम का पर्पस क्या है। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस किस किस्म के जो है वो क्वेश्चन आने हैं। तो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हमारे लिए जो हम आपको टिप शेयर कर रहे हैं वो ये है कि रिव्यू द मटेरियल। अब ये मटेरियल आपको बुक्स में मिल सकता है, ऑनलाइन मिलेगा। तो जहां से भी ये आपको मटेरियल मिलता है, आप सबसे पहले इसको गो थ्रू करें। उसके जो हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं,
उनको रिव्यू करें, उनमें जो ट्रिक्स हैं उनको रिव्यू करें. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब रिव्यू करने के लिए अब आप बुक से स्टार्ट कर सकते हैं. हमारे यहाँ जो मोस्टली अवेलेबल जो बुक है जो आपको आसानी से मिल सकती है वो है बैरन्स. कैपलान एंड प्रिंसटन ये कुछ लाइब्रेरीज रखती हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में ये बुक्स अवेलेबल थी व्हेन आई प्रिपेयर्ड. तो मैं आई वाज एबल कि मैं उनको कुछ वक्त के लिए बोरो कर सका. लेकिन जो बैरन्स है दैट इज, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि दैट इज गुड फॉर मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव सेक्शन. कैपलान और जो प्रिंसटन थी उनमें से मुझे काफी अच्छी टिप्स मिली फॉर द वर्बल सेक्शन. तो डिफरेंट जगह से आप प्रिपेयर कीजिए तो आपको काफी अच्छा जो है वो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. रिव्यू आपने मटेरियल करना है, ये चीजें आपको आती हैं लेकिन आपने जस्ट अपने आइडियाज को या अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा ब्रश अप करना है. गूगल, यूट्यूब, खान अकेडमी इज गुड फॉर द बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स. लेकिन आई होप कि यू कैन गेट दोज. सिंपल यूट्यूब पे जाके जीआरई देखें, आपको बहुत ज्यादा चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जो उसके हर क्वेश्चन टाइप को जो है वो उसमें हेल्प कर सकते हैं. बाकी ऑनलाइन डिफरेंट फोरम्स हैं, अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो उसमें ये आपकी हेल्प कर सकते हैं. वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की साइड से हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा. तो बाकी कुछ रिसोर्सेज हम आपको शेयर करेंगे. उसमें ETS की जो अपनी वेबसाइट है, इंग्लिश टेस्टिंग सर्विस, पावर प्रेप उनका सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट को मिमिक करेगा जैसा कि एक्चुअल टेस्ट आप देंगे. और मॉक एग्जाम USCFP उनके अपने डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे होता रहता है. तो यासिर भाई आप ऐड करें अब कुछ इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ. बिल्कुल, पावर प्रेप रिकमेंड करूंगा मैं हर एक को कि आप ज़रूर इंस्टॉल करें. और ये इंस्टॉल करने का लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है. अगर आप कॉपी तो शायद यहाँ से नहीं कर सकते, बट अगर आप ETS की वेबसाइट पे जाएं तो इजीली मिल जाएगा. और मॉक एग्ज़ाम बहुत अच्छा चांस है आपका फ्री में GRE करने का. ये मॉक एग्ज़ाम बेसिकली क्या चीज़ है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन है, USEFP, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट इवेंट्स करती है इस तरह की कि वहाँ पे जाकर टेस्ट लेती है जो कि बिल्कुल GRE की तरह का ही होता है. और उसमें जो लोग हाई स्कोर करते हैं उन लोगों को वो वाउचर दे देते हैं. उस वाउचर को यूज़ करके तो फ्री में GRE लिया जा सकता है. मैंने जो GRE दिया था ऐसे दिया था, हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, मॉक एग्ज़ाम किया था और फिर उसके बाद मुझे वाउचर मिला था. और बस यही है. बैरेंस की आपने बहुत अच्छी बात की. बैरेंस मैंने प्रिपरेशन बैरेंस से ही की थी और मेनली मैंने मैथ की थी क्योंकि इंग्लिश जो थी वो देख के मैंने जितना एक पढ़ सकता था वो तो मैंने पढ़ी थी. और जो नहीं पढ़ सका था बस उसको फिर मैंने कहा लेट्स गो अहेड विद इट. तो बाकी मैंने हर बंदे से यही कमेंट सुने हैं कि कैपलन की इंग्लिश का पोर्शन अच्छा है. और ऐसा अगर ही है, आपको मैंने इंग्लिश की उसको टिप्स पढ़ा हुआ है करनी है. कैपलन को. हाँ तो जी. दैट्स रियली गुड. और मैंने इसकी तैयारी के साथ साथ फिर ये था कि मैंने तब से फिर रेगुलरली अखबार पढ़ना शुरू किया इंग्लिश का यूनिवर्सिटी में. और वो फिर मेरी जो रीडिंग की हैबिट थी वो वहीं से डेवलप हुई. और चूंकि जब आप रीडिंग करते हैं पढ़ते हैं तो फिर जब आप कभी किसी ग्रुप में बैठ कर डिस्कशन कर रहे होते हैं तो फिर वर्ड्स आपके वो आते हैं फिर ना, वो कभी आपका जो आप रुक नहीं सकते कहीं पे. तो आपके पास जी एक अंदर एक बहुत बड़ा समुंदर आपके पास वर्ड्स का कलेक्ट हो जाता है. तो इसलिए कीप रीडिंग. आप इसके जी अलावा चाहे आप GRE की तैयारी नहीं करना चाहते लेकिन कीप रीडिंग, अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाइए. जी. नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो यही है कि आपने सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने मटेरियल जो है उसको भी रिव्यू कर लिया है. तो नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेट नहीं है. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट टाइप ऑफ के क्वेश्चंस जो हैं वो आप उनसे गो थ्रू होंगे और ये आपके लिए एग्जाम में इतना ही ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा. तो अगर आपने एक मरतबा रिव्यू, मेरी यही सजेशन होगी कि पहले थोड़ा सा टाइम, चाहे आप एक मंथ ले लें, उसको उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिव्यू करें. लेकिन उसके बाद फिर आप डेली बेसिस पे एग्जाम दें. क्योंकि उससे एक आपकी जो बाकी जो टाइम मैनेजमेंट है और आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी. और यासर भाई पहले ही बता चुके हैं कि GRE जो है वो इट्स नॉट जस्ट के आपके सिर्फ ये स्किल्स और आपके ये जो नॉलेज है
आपकी एबिलिटीज को वैल्यूट कर रहा है, ये भी देख रहा है कि आप गिवन टाइम में कितनी अच्छी चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दैट्स द की, और प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? जी बिल्कुल, इधर एक क्वेश्चन आया है चैट के अंदर जीआरई से रिलेटेड के हाँ हाँ जीआरई वर्ड्स जो होते हैं, आई थिंक जो उन्होंने बुक्स में आपने देखा होगा वर्ड्स की लिस्ट बनी होती है पूरी, कि उन वर्ड्स को एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन में यूज करना क्या गुड अप्रोच है? इज इट इफ अ यू गुड कैन अप्रोच? डेफिनेटली। तो लेकिन ये कि उसको यूटिलाइज करने के लिए का मतलब है कि आपको उनका मीनिंग जो है वो पता है, और जो इवेल्युएट करने वाला है वो भी जानता है कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यासर भाई पहले भी हमारे सेशंस में बता चुके हैं कि ये जो इंग्लिश होती है जीआरई की, ये सिर्फ जीआरई के लिए ही मखसूस की गई है। ये नॉर्मल अमेरिका में, इंग्लैंड में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, या हमारी जो रोजमर्रा की इंग्लिश है उसमें यूटिलाइज नहीं होती। अब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट का रीडर हूँ, मैंने इस तरह के वर्ड्स वहां पे भी नहीं देखे। तो वो बहुत ही कंपेलिंग स्टोरीज और बड़े ही आसान लफ्जों में वो चीजें लिखी जाती हैं। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस के लिए हम एंड पे रखेंगे इसका सेशन जो है। जी तो इंशाल्लाह सही है। लेट्स फिनिश दिस वन फर्स्ट। फिर बीच में हमारे एक पॉइंट आया था जिसमें हमने ट्रिक्स की बात की थी। तो जीआरई बुक्स, मेरे ख्याल में बैरन्स जो है और बाकी जो बुक्स हैं वो उनके अपने अंदर जो है ना, उन्होंने बुक्स में ट्रिक्स मेंशन किए होते हैं। तो तैयारी के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ उन ट्रिक्स को भी मास्टर करें, और बिलीव मी वो ट्रिक्स आपको फ्यूचर में, मुझे तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया, और आई वाज एबल टू लाइक हाई और गेट लाइक गुड स्कोर इन अदर एग्जाम्स एज वेल। तो उसमें यासर भाई बता रहे थे कि पावर ऑफ एलिमिनेशन उनका एक ट्रिक है, कि अगर आपको 4 जवाब जो है वो दिए गए हैं और आपको पता है कि इनमें से ये एक आंसर ये तो बिल्कुल ही सिरे से ही गलत है, तो आप उन 3 एक को निकाल दें। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है टू गेस द राइट आंसर वो बढ़ जाती है। तो पहले आपकी प्रोबेबिलिटी थी 25%, अब आपने एक एलिमिनेट कर दिया तो अब 3 रह गए, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी है 33%। तो विद डूइंग अ सिंपल मैथ आपका जो करेक्ट आंसर को हिट करने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक ट्रिक है, लेकिन बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। इसके अलावा उन्होंने और भी काफी सारे ट्रिक्स बताए होते हैं, तो उनको भी यूटिलाइज करें, खासतौर पे वर्बल सेक्शन में। तो क्योंकि वर्बल सेक्शन वैसे करना तो वो बहुत मुश्किल होगा ट्रिक्स के बिना, अदरवाइज यू हैव टू डू अ लॉट। यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर ट्रिक? नहीं, आई थिंक आपने काफी अच्छा इसमें कवर कर दिया है। प्रैक्टिस ही है सबसे बड़ी। और दूसरा मैं तो सबको ये कहता हूँ कि बस जीआरई के बारे में जनरली ये देखा है कि लोग बहुत ज्यादा उसको सर पे सवार कर लेते हैं और फिर अटेम्प्ट नहीं करते। तो तैयारी करें फुल और अटेम्प्ट करें जरूर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लर्न टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी? ये आएगी आपकी प्रैक्टिस के साथ। आपको अब देखा नहीं, हमने एक क्वेश्चन रखा, अब वो छोटा सा क्वेश्चन था, बस उन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था कि 2 डिफरेंट टाइप्स की ग्राफिक्स दे दी हैं और नीचे एक छोटा सा सवाल दे दिया है। और आई वॉज शॉक्ड के पहले जो टफ क्वेश्चन थे उसमें कुछ लोगों ने विद इन सेकेंड्स आंसर कर दिया, लेकिन वो एक सिंपल क्वेश्चन पे जो था वो किसी का जवाब ही नहीं आ सका। तो ये उनका मकसद भी यही होता है कि आप भी डिटेल्स में कितना जाते हैं और जो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है उसको कितना पिक करते हैं। तो वंस अगेन, प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करना सीखें और टाइम पे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना सीखें। तो ये चीजें आपकी तैयारी और उसी का सबूत है कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं फॉर एग्जाम। सो लर्न टाइम मैनेजमेंट। नाउ वी आर ओपन टू टेक क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूं कि वंस अगेन, अगर आप में से काफी लोग जो हैं वो मेरे फेसबुक ग्रुप पे नहीं हैं जिसका नाम है स्कॉलरशिप्स एंड करियर काउंसलिंग, तो प्लीज डू ज्वाइन अस एंड लेट मी पेस्ट द ग्रुप link as well. So meanwhile, the session is open for the questions. So please actually इसमें एक जीआरई के बारे में क्वेश्चन नहीं था, बस ये एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन था, तो मैंने वहीं पे रिप्लाई कर दिया चैट में कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए फुल ब्राइट के लिए। सही है। तो अभी मैं फिर एक और क्वेश्चन सीजीपीए रिक्वायरमेंट आई है। आई थिंक अगर बेहतर होगा कि जीआरई से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो हम डिफरेंट सेशन में आंसर कर चुके हैं। सीजीपी की वैसे मेरे ख्याल में 3 से अबव हो, वैसे ऐसा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है,
लेकिन ये कि इट डिपेंड्स ऑन के अनाउंसमेंट के वक्त वो क्या कहते हैं. So don't like rely just simply on us. So keep an eye on USCFP as well. So sir, how we can start from zero? तो यही स्टार्ट ऐसे ही कर रहे हैं जिस तरह हम आपको बता रहे हैं. तो अभी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस नहीं हुआ. तो बट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट बिफोर हैंड. जीआरई को देखें और जैसे ही एप्लीकेशन उसकी स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन ओपन होगी, तो गो थ्रू करें अपने आप को, उस एप्लीकेशन के जरिए को देखें, उसको अंडरस्टैंड करें वो कितनी कम्प्रीहेंसिव है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. पीछे कुछ क्वेश्चन था. Sir, I have done MSc in mathematics. My future interest is to take admission in MSAI with funded field. Okay, that's good. My educational background has second division. Can I be eligible for Fulbright? Second division, I'm not sure. I think it should be, but better answer जो है वो आपको USCFP ही कर सकता है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि सेकंड डिवीजन में क्या है. I mean के परसेंटेज क्या है. तो आप परसेंटेज के साथ इसको लिखें और शूट दिस ईमेल टू USCFP, so they would be in better position to answer this question. जी, उनकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि सेकंड डिवीजन के हो तो इनएलिजिबल होगा. तो मेरे वैसे अपने आई वुड अज्यूम कि आप एलिजिबल ही हैं. बैचलर्स में मेरे दो सी ग्रेड थे, वो कुछ इश्यूज की वजह से आ गए. तो अदरवाइज आई मतलब बट आई वाज एबल टू गेट फुल ब्राइट. तो आई थिंक यू शुड बी एलिजिबल. As you said, some universities are not require GRE. Is there demand any other English test skills? TOEFL. हाँ, TOEFL और IELTS जो है ये चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट हैं, वंस अगेन स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, तो इनका मकसद यही है कि आप कि जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है आप वो महारत रखते हैं. सो ये चाहिए होंगे. अगर GRE वो वेव ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन IELTS TOEFL ये चाहिए होगा. आई गेस सो. इसको नहीं छोड़ने वाले वो. सर 13 मई इज द लास्ट डेट. दिस ईयर मतलब लास्ट डेट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी अभी उनकी अनाउंसमेंट हुई है. तो थैंक यू सर. हाउ कैन वी चूज मेजर फॉर MS? नॉट श्योर. University has any impact on us? Which university, Alisha? आई थिंक वो अपनी जो उनका जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है उस यूनिवर्सिटी का कोई इम्पैक्ट होगा कि आपकी सिलेक्शन में कि किसी खास यूनिवर्सिटी के बच्चों को ज्यादा रखें या कम रखें सिलेक्ट करें. नहीं, उनकी आपने अगर हमारा सेशन पिछला नहीं अटेंड किया तो वो देखें, वो मेरे फेसबुक पेज पे भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है. फुल ब्राइट जो है उसके अपने एक लिस्ट ऑफ फील्ड्स है कि आप उन फील्ड्स में अगर फॉल करते हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा. दूसरा, इफ यू आर फीमेल स्टूडेंट, फीमेल एप्लीकेंट, तो आपको वेटेज दिया जाएगा. तीसरा कि अगर आप रिमोट एरिया से हैं तो उसमें आपको जो है वो वेटेज दिया जाएगा. तो आई थिंक दैट्स द गुड क्राइटेरिया. तो और दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया. आई थिंक बाकी यूनिवर्सिटीज का एज सच वो मेंशन नहीं करते. मेरे ख्याल में बिल्कुल आप आपको सही कह रहे हैं मोहसिन भाई. इसमें मेरा ना एक ये भी है आई थिंक कि जब जब ये अपनी एनुअल रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं ना फुल ब्राइट वाले, तो ये सब चीजें देखते हैं कि हमने कितने कितनी कितने इंस्टीट्यूशन से लोगों को सिलेक्ट किया. ठीक है, अगर क्योंकि इनके पास क्या पहले यही प्रॉब्लम होता था, आज से 4-5 साल पहले तो बहुत ज्यादा था कि सारे ही सिर्फ लम्स या IBA या इधर से इस्लामाबाद के 2-4 इंस्टीट्यूट से होते थे. हमारी यूनिवर्सिटी से मसलन कोई नहीं था, आपकी यूनिवर्सिटी से बहुत कम ना होने के बराबर थे. तो इन्होंने फिर ये करना शुरू किया कि ये मॉक एग्जाम्स के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्रोच करना शुरू किया ताकि इनका जो वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए. अगर कोई अभी भी अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से पहले बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए और वहां से कोई अच्छा एप्लीकेंट चला जाता है, तो उसके मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो सिलेक्ट हो, क्योंकि ये उनके लिए वो एक नया एप्लीकेंट होगा और नया इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे वो अप्रोच कर रहे हैं. यासिर भाई आपके लिए क्वेश्चन है फेसबुक पे के क्वेश्चन फॉर जी यासिर. आई लाइक आइडिया टू रिलेट डेटा साइंस विद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अरे फेसबुक पे तो काफी लोग हैं. तो रेजिस्टेंस डिटेक्शन और epidemiological survey. Recently I am burning all of my time in learning data science. भाई ये क्वेश्चन जो है अगर आप सुन रहे हैं राय अली नवाज, तो आप यासिर भाई को मेरे डायरेक्टली ईमेल करें और विद करेक्ट अच्छा. कि आपका क्वेश्चन क्या है उसमें. तो
कि रिलेट मतलब डेटा साइंस को रिलेट करना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे। एपिडेमियोलॉजी तो बहुत वास्ट फील्ड है, मैं आई माई सेल्फ इज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो डेटा साइंस का उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। सिमिलरली डेटा साइंस में हर वो चीज शामिल है जिसमें बिग डेटा अगर आपके पास है। तो बाकी यासिर भाई आपके फील्ड से हैं, तो इफ यू कैन send him your message with clear information, तो he can I think better guide you. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो जस्ट रीच आउट टू मी, इंशाल्लाह आई विल सी कि क्या कर सकते हैं उसको। और पीछे एक मैसेज क्वेश्चन था वेटनरी साइंसेज, तो वेटनरी साइंसेज अलीशा जो है वो एक प्रेफर्ड फील्ड है और इट्स अ हाईली टेक्निकल फील्ड। और मैं वैसे भी जो वेटमेड के लोग हैं मैं उनको डायरेक्ट भी मतलब कभी कभार सेशन रखूंगा, और यासिर भाई के साथ इसरा आजम भी हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जो वेटमेड के लोग हैं वो बेचारे जो है वो काफी उनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इस वक्त। तो आप सभी लोगों के लिए कि आपका फील्ड जो है वेरी हाईली टेक्निकल और स्किल्ड फील्ड है, सो डू नॉट वेस्ट योर सेल्फ। और बाहर के मुल्कों में नॉट ओनली इन यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो डू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, तो ताकि आप अपने फील्ड में एक्सेल कर सकें और यू कैन लिव योर ड्रीम लाइफ। तो क्योंकि जब मैं मेरे पीछे जो मैंने 2 साल का स्टे किया पाकिस्तान में, तो मैंने काफी बच्चों को देखा है डीवीएम के कि वो बहुत कम वेजेस पे जो है ना वो काम कर रहे हैं फार्म्स के ऊपर, और वो लोग भी उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज को। तो डू नॉट लूज हार्ट, और जस्ट ट्राई टू लाइक गेट लाइक आउट ऑफ दिस कंट्री, तो ताकि आपके लिए फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि आपके पास एक हाईली टेक्निकल डिग्री है, यू आर हाईली स्किल्ड पीपल, सो डू नॉट वेस्ट इसमें योर अच्छी सेल्फ। चीज़ ये है ना, हाँ जी, इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि वेटनरी साइंस की जो इस वक्त हमारी डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स को वो टच करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक फिजियोलॉजी और गोइंग ऑल द वे अप टू न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, जेनेटिक्स, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो अगर ये पूछ रही है कि कौन सी ज़्यादा डिमांडिंग है, मैं बायस्ड हूँ टुवर्ड जेनेटिक्स, और मेरे ख्याल से अगले 10-20 साल जिनोमिक्स, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूट्रिशन का स्कोप नहीं है या माइक्रोबायोलॉजी का, बाकी चीज़ों का स्कोप नहीं है, बिल्कुल उनका भी है, हर तरफ हो रही है। जो आपको अच्छी लगती है फील्ड उसमें जाए। बिल्कुल। और वो आल्दो मैं मतलब कि एनिमल साइंसेस से नहीं हूँ, बट आई एम एन एक्सपर्ट इन प्लांट डिजीजेस, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी में है। तो बट आई अंडरस्टैंड लाइक एपिडेमियोलॉजी इन जनरल एज वेल, ह्यूमन में, और मैं पढ़ाता भी उसको। तो उसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ठीक है जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, लेकिन आप एपिडेमियोलॉजी को भी जहन में रखें। आप देखें कोविड आया है तो कितने एपिडेमियोलॉजिस्ट आगे आए हैं, बहुत कम, जी क्योंकि थे ही नहीं। जी तो बहुत ज्यादा स्कोप है इंशाल्लाह आपके लिए। और जी हारिस का क्वेश्चन है कि सर शुड वी गो फॉर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर जीआरई प्रिपरेशन। हारिस इफ यू हैव मनी यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आपको बुक्स अच्छी अच्छी चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, और आई बिलीव के आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू वर्क आउट योर लाइक स्केच आउट योर प्लान। तो no need to waste much of your money, and inshallah sir, but NAVLE cost 7300, I'm not sure what it is. जी, ये नेवले का पूछते हैं। नेवले हमारा बेसिकली क्लिनिकल, यहाँ पे लाइसेंस एज अ टू बी लाइसेंस्ड एज अ वेटनरी डॉक्टर इन यूएस, ये एग्जाम होता है। I और ये see. कह रही हैं कि इसके ज़ाहिर है ज़्यादा चार्जेस होते हैं। 7300 बहुत कम है, इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तकरीबन $20,000 लग जाता है आपका। तो बट इट्स दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट्स मूव ऑन। हाँ जी चलें, if there is any question, so we still got I think or almost time is done, but if you have any question quickly just write it out, and then otherwise let's move towards ending the session. जी, एंड पे आई थिंक मेंशन कर दें हमारे बाकी हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स को अगर हाँ हम sure. मेंशन कर दें तो So once again, thanks for joining us, and please don't be shy to spread this message with your friends, or if you want to follow us, you can follow Yasir Bhai. He also has his YouTube channel and Facebook page. He's doing good work, and you can always follow me. I'm like active on Facebook and Twitter especially.
So if you have any question, if we missed anything, so just like shoot a message and we will be happy to reply you. And one more question was like, I'm a geography graduate with major in geoinformatics. Should I apply MS in GIS remote sensing for Fulbright scholarship? Yes, you should apply. Kindly sir, tell us about remote sensing as well. Remote sensing GIS काफी emerging field है और आजकल बिग डेटा साइंस में काफी इसकी डिमांड है. फ्यूचर में हम इसकी तरफ जा रहे हैं. हर रोज जो है नित नए सैटेलाइट्स जो हैं वो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के लिए वो भेजे जा रहे हैं खला में. तो वी नीड मोर रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट. सो डू अप्लाई. After Fulbright, are we bound to serve in our country? Yes, you are. No more question. Thank you. Yes, Jazakallah. Thank you. Okay, thank you. Thank you everyone. Once again, thanks for joining us and having a good discussion. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. नेक्स्ट जो इवेंट होगा उसके लिए हम 1 या 2 दिन में अपडेट कर देंगे इवेंट. तो मैंने अभी एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, तो उसको भी ज्वाइन करें. लेट मी एक्चुअली copy, if I can copy the link as well. Okay, copy link और chat की तरह भैया chat. Okay, so here is the link. So you are welcome to join. और मैं उसमें चीजें गायब गायब शेयर करता रहूँगा. तो that's all for today. Have a good day and stay blessed and stay tuned. Bye. Okay, Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz.